हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 के अंतर्गत इतिहास का पार्ट। उसमें आज हम सेकंड लास्ट मतलब 20 और इसके बाद में एक चैप्टर और है 21। उसके बाद में हमारी क्लास 6 की जो हिस्ट्री है वो पूरी हो जाएगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे करते करते 10-10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट तो हमारी कक्षा 6 की हिस्ट्री जो है वो पूरी होने वाली है। आप एक साथ भी इन वीडियोस को देख सकते हैं, एक एक करके भी देख सकते हैं, या चैप्टर पढ़ने के बाद इन वीडियोस को देखें ताकि आपको कितना याद रहा है ये आप अपना आंकलन कर सकें। तो शुरू करते हैं हम आज अपना अध्याय 20वां पाठ है प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था। प्राचीन भारत में जो व्यापार है या वाणिज्य है वो किस प्रकार का था उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इंग्लैंड में सामान्य रूप से प्रचलित एक धारणा थी। क्या धारणा थी? कि जो भारतीय किसान है, व्यक्ति ने यहाँ पे व्यक्त किया जाता है कि भारतीय जो किसान है वो कैसा माना जाता है कि भारतीय जो कृषि है वो क्या है, पिछड़ी हुई है, पुराने ढंग की है। ऐसी एक उनकी मान्यता थी इनकी इंग्लैंड वासियों की, उनमें से ही। लेकिन ये जो उनकी मान्यता है ये पूरी तरह क्या है, गलत है। इंग्लैंड में सामान्य रूप से प्रचलित धारणा जिसे भारत में अक्सर व्यक्त किया जाता है कि कृषि पुराने ढंग की है, भारतीय जो कृषि है वो पुराने ढंग की है, वह पिछड़ी हुई है, यह धारणा उनकी पूरी तरह से गलत है। ठीक है, तो उनमें से एक जो दार्शनिक था डॉक्टर वाइलेकर, उन्होंने 1889 में 1889 में कहा था कि भारतीय जो किसान है औसत अंग्रेज किसान की तरह अच्छा है। क्या कहा था उसने? कि जो भारतीय किसान है वो औसत अंग्रेज किसान की तरह अच्छा है, कुछ मायने में तो उससे भी श्रेष्ठ है, और कुछ मायने में उस अंग्रेज जो किसान है उससे भी श्रेष्ठ है। कैसा अंग्रेज किसान? औसत अंग्रेज किसान। और ये किसने कहा था? डॉक्टर वाइलेकर ने कहा था 1889 में। ठीक है, आगे देखिए। बंगाल पर अंग्रेज़ों की जो विजय है उससे पहले, यानी सबसे पहले अंग्रेज़ों ने बंगाल पर विजय की थी, बंगाल पर ही उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया था। तो उससे पहले यानी 1750 ईस्वी के आसपास भारत पूरी दुनिया में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी देश था। भारत जो है वो पूरे भारत में कपड़ा उत्पादन के क्षेत्र में क्या था? अग्रणी देश था। सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ होता था हमारे भारत में। ठीक है फ्रेंड्स, आज गला थोड़ा ख़राब है, वैसे आज आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, दक्षिणी पूर्वी एशिया है जो वर्तमान में जावा और सुमात्रा आदि जो है, तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में उन कपड़ों की भारी मांग थी। जो कपड़े भारत में उत्पादित किए जाते थे उन कपड़ों की दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा पश्चिमी एवं मध्य एशिया में भारी मांग थी। बंगाल सूती व रेशमी वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। बंगाल जो था जहाँ पे अंग्रेज सबसे पहले आए थे वो सूती व रेशमी वस्त्र उद्योगों का प्रमुख केंद्र था बंगाल। ठीक है, यूनान में ढाका की मलमल को गंगेतिका कहा जाता था। ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, बांग्लादेश पहले भारत में ही था इसलिए वो ढाका भी भारत में ही थी। तो जो ढाका के मलमल है, कहा जाता है कि एक मलमल की साड़ी को एक माचिस की डिब्बी में हम रख सकते थे, इतना सॉफ्ट वो कपड़ा होता था। तो उसको जो यूनानी है वो यूनान में उसको क्या कहा जाता था? गंगेतिका कहा जाता था। भारतीयों को अनादिकाल से लोहे गलाने की कला का ज्ञान रहा है। अनादिकाल मतलब बहुत प्राचीन समय से ही जो लोहा गलाने की कला है उसका ज्ञान भारतीयों को था। ये किसने कहा था? ये विल्सन ने कहा था। क्या कहा था विल्सन ने? कि भारतीयों को अनादिकाल से लोहा गलाने की कला का ज्ञान था। और डॉक्टर वाइलेकर ने क्या कहा था? कि भारतीय किसान औसत अंग्रेज किसान के जैसे अच्छा है और कुछ मायने में उससे भी अच्छा है। 1889 में डॉक्टर वाइलेकर ने ये इस बात हमें कही थी। फ्रेंड्स देखिए, आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो कक्षा
6 से लेके 8 तक की किताबों की एक एक लाइन आपको याद हो जानी चाहिए। और हाँ, 9th और 10th में भी वही मैटर आप पढ़े जो आपके सिलेबस में है, उसके अलावा उनमें से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कक्षा 6 से 8 तक जो सिलेबस में नहीं है वो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए, ईसवाल जो कहाँ है, उदयपुर में है। मौर्यकालीन लौह प्रगलन भट्टियों के अवशेष मिले हैं। कहाँ से? ईसवाल से मौर्यकालीन लौह प्रगलन भट्टियों के अवशेष मिले हैं, ईसवाल उदयपुर से। मिस्र में मम्मीज को, जो मिस्र में मम्मीज बनाई जाती थी, उसको भारतीय मलमल में लपेट कर रखा जाता था ताकि वो लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। जो इस बात का सबूत है क्या कि जो भारतीय मलमल है उसमें मिस्रवासी अपने जो मम्मीज़ बनाते थे उनको रखते थे। तो ये किस बात का सबूत है कि प्राचीन काल में मिस्र भारत से कपड़ा आयात करता था। इस बात का ये सबूत है क्योंकि भारतीय कपड़े में ही उनको रखा जाता था, ठीक है। पहली सदी में प्लिनी, जो पहली सदी है उसमें प्लिनी नामक एक दार्शनिक हुए थे। उन्होंने क्या कहा था कि उनकी एक शिकायत थी कि भारतीय सामग्री के प्रयोग से रोमन साम्राज्य से सोना बाहर जा रहा है। मतलब हम जो सामग्रियां निर्यात करते थे भारतवासी, उससे वो उनके बदले सोना जवाहरात वगैरह लेते थे, उनसे आयात करते थे। तो उनकी एक शिकायत थी कि हम भारत से वस्तुएं मंगवा रहे हैं, इससे हमारा जो सोना है वो भारत से बाहर, हमारे देश से बाहर जा रहा है। प्राचीन भारत में देशी व्यापार के व्यापारिक पथ के 2 प्रमुख मार्ग थे। कौन कौन से? उत्तरापथ और दक्षिणापथ। 2 प्रमुख मार्ग थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ। और यहाँ पे जो व्यापार है वो जल मार्ग और सड़क मार्ग से होता था। वायु मार्ग उस समय प्रचलन में नहीं था। देखिए, इनका उल्लेख महाभारत, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में मिलता है। किनका? उत्तरापथ और दक्षिणापथ का। अब तो देखिए उत्तरापथ में कौन कौन से क्षेत्र आते थे। सबसे पहले हम देख रहे हैं उत्तरापथ, जो कहाँ से शुरू होता था? ताम्रलिप्ति से, और कहाँ तक जाता था? बल्ख तक जाता था। कहाँ कहाँ से होकर गुजरता था? देखिए, पाटलिपुत्र, वैशाली, कुशीनगर, श्रावस्ती, जो हम महाजनपद में पढ़ते हैं, ये सब से, हस्तिनापुर से, पंजाब, दिल्ली होते हुए कश्मीर घाटी को छूते हुए पंजाब में तक्षशिला होते हुए पुष्कलावती, जो वर्तमान में पेशावर है, से अफ़गानिस्तान होते हुए एशिया में बल्ख तक पहुंचता था। पंजाब से एक रास्ता सिंध को भी जाता था और इसका जो दूसरा रास्ता है वो पंजाब से फटकर कहाँ निकलता था? सिंध की ओर निकलता था, ठीक है। ये तो था अपना उत्तरापथ, ठीक है। इसको 1-2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। फिर है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ में क्या था? प्राचीन काल में विंध्य पर्वतमाला के दक्षिणी भाग को दक्षिणापथ नाम दिया गया। यह 2 दिशाओं में जाता था। एक दिशा महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर बसे शहर पैठण से बिहार तक कहाँ से जाती थी? एक शाखा तो कहाँ जाती थी कि दक्षिणी जो गोदावरी नदी है, महाराष्ट्र में गोदावरी नदी है के तट पर बसे शहर पैठण। पैठण किसकी राजधानी थी? कमेंट करके बताइएगा। बिहार के कुछ शहरों को जाता था, ठीक है। और दूसरी शाखा पैठण से पश्चिमी समुद्री तट की तरफ से गुजरता था तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा के तट पर महेश्वर व उज्जैन को पार करता हुआ जाता था, ठीक है। ज़्यादा तो मेन तो यही है कि जो उत्तरापथ कहाँ से लेके कहाँ तक था, दक्षिणापथ कहाँ से लेके कहाँ तक था। बाकी ये अंदर वाले आप याद करो तो कर सकते हैं, ठीक है। नोट, अयोध्या का अन्य नाम क्या था? साकेत। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अयोध्या को अन्य किस नाम से जाना जाता था, तो वो था साकेत, ठीक है। दक्षिणी पथ अनेक पहाड़ी शाखाओं या श्रृंखलाओं से होकर गुजरता था। जो दक्षिणी पथ है वो जो विंध्य का पर्वतमाला है उसके दक्षिण का जो भाग है वो अनेक पहाड़ी शाखाओं से होकर गुजरता था। व्यापार जल और सड़क दोनों मार्गों से होता था। चंपा और मिथिला से व्यापारी सामान नावों में लादकर ताम्रलिप्ति ले जाते थे।
प्राचीन समय में विदेशी व्यापार, जो प्राचीन भारत था उसमें विदेशी व्यापार किस प्रकार था। देखिए, निर्यात किस चीज़ का करते थे भारतवासी, मलमल, छीट, जरी के वस्त्र, लोहे व इस्पात की वस्तुएं, तंबाकू, नील, शॉल, रेशम, रेशमी वस्त्र एवं गरम मसाले आदि का क्या किया जाता था, निर्यात किया जाता था। फिर बदले में हम उनसे आयात क्या करते थे, जवाहरात, सोना, चांदी आदि हम उनसे क्या करते थे, आयात करते थे। मध्य भारत के जंगलों से जहाज बनाने की लकड़ी का निर्यात किया जाता था। जो जहाज में लकड़ी प्रयुक्त होती है उसका निर्यात कहाँ से किया जाता था, मध्य भारत से। खेतड़ी से तांबा निर्यात किया जाता था और मेवाड़ से जस्ता निर्यात किया जाता था। हीरे जवाहरात, रेशम के कपड़े रोम भेजे जाते थे। जो हीरे जवाहरात और रेशम के कपड़े हैं वो रोम भेजे जाते थे। काली मिर्च की यूरोप में बहुत मांग थी। काली मिर्च की यूरोप में क्या थी, बहुत ज़्यादा मांग थी। फारस की खाड़ी के दक्षिणी तट पर स्थित नगर तांबा, चंदन तथा सागवान खरीदते थे। फारस की जो खाड़ी है उसके दक्षिणी तट पर स्थित जो नगर है वो क्या करते थे, तांबा, चंदन तथा सागवान खरीदते थे। आगे देखिए, प्राचीन विदेशी मार्ग, जो प्राचीन विदेशी मार्ग थे वो देखो क्या क्या थे जो हम मंगवाते थे उनसे। इथोपिया, जो इथोपिया अफ्रीका में है, से हाथी दांत व सोना भारत आता था। इथोपिया से क्या आता था, ये इनमें से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हाँ, इथोपिया से जो अफ्रीका में है, हाथी दांत व सोना भारत आता था। क्या आता था, हाथी दांत व सोना। बाहर से आने वाली आयात में घोड़े प्रमुख थे। जो हम भारतवासी बाहर से जो चीज़ें आयात करते थे उनमें सबसे प्रमुख क्या थे, घोड़े थे। गुजरात के तट पर स्थित सूरत बंदरगाह के जरिए भारत खाड़ी और लाल सागर बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। कहाँ से जुड़ा हुआ था, कौन सा, सूरत बंदरगाह है गुजरात में, जो सूरत है उस पर बंदरगाह जो था वो किससे जुड़ा हुआ था, खाड़ी और लाल सागर बंदरगाह से जुड़ा हुआ था। कोरोमंडल तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल के हुगली बंदरगाह के माध्यम से दक्षिणी पूर्वी एशियाई बंदरगाहों के साथ व्यापार चलता था। और फ्रेंड्स, लास्ट लाइन है अपनी,